Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि ये ब्रिक्स क्या होता है। दोस्तों देखो, आज के अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको पता है क्या क्या चीज़ समझ आएंगी। सबसे पहला ब्रिक्स क्या होता है, दूसरा ब्रिक्स में कौन कौन सी नेशंस आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, नंबर 3 इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा, इसके बाद बीच में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए गए, वो क्यों किए गए, और पांचवा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज़ है इसको बनाने के पीछे, और 6th क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इसमें कौन कौन सी सबमिट होती है, और 7th क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि अभी लेटेस्ट सबमिट कौन सी हुई, कहां पर हुई, और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने को हमें मिली, और कोविड-19 के प्रोटोकॉल में किन किन चीज़ों पर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, और जो अफगानिस्तान का इशू तालिबान का उनमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। और विश्वास मानो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो ब्रिक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीएससी कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको टैकल कर लोगे, ये वादा है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स की जो शुरुआत है वो पहले ब्रिक्स से होती है, BRIC। अभी BRIC ये अपने आप में ही एक नाम है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। मैं दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि ऊपर मैंने यहाँ पर रशिया का नाम नहीं लिख पाया है, एक मिनट, रशिया का ले लिया लेकिन मैं ब्राज़ील का नाम नहीं लिख पाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया। इस एग्रीमेंट को साइन करने के पीछे का रीज़न ये था कि ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ ये चाहती थी अगर हम आपस में मिल जाते हैं तो इससे यूरोपियन यूनियन या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे अलाइन कंट्रीज़, जैसे आप ऐसे समझो कि जो US है वो अपने आप को बहुत सुप्रीम दिखाने की कोशिश करता है और रियलिटी में वो है भी। तो ऐसे में हम भी अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमने क्या किया, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ा मतलब हाथों में हाथ रख के आपस में व्यापार को बढ़ाने की बातें बोलेगी। तो इसमें 4 बड़ी बड़ी कंट्रियों ने आपस में मिलकर क्या किया, यहाँ पर सहमति जताई, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 कंट्रियों ने मिलकर एक ब्रिक बनाया। ब्रिक मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे व्यापार को बढ़ाने में काम करेगी, और इनका सोल चार्टर होगा कि किस तरीके से हम बड़ी बड़ी तरीकों को, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को और आर्थिक मुद्दों को आपसी मतभेद के थ्रू मिटा सके और इनको इंक्रीज कर सके। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ब्रिक को बनाया गया, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो जानते हो कहाँ पर है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो यहाँ पर शंघाई में है। शंघाई जो है चाइना की एक इंडस्ट्रियल हब इंडस्ट्री मानी जाती है। जैसे अगर मैं इंडिया में हब इंडस्ट्री की बात करें तो जो हमारी बेंगलुरु है उसको IT सेक्टर की इंडस्ट्री मानी जाती है ना, IT के लिए सबसे ज़्यादा काम बेंगलुरु में होता है। मुंबई को स्टॉक मार्केट बिजनेसमैनों की बोल सकते हो, दिल्ली में आप कह सकते हो कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह चाइना में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो शंघाई को देखने को मिलती है, और जो इसका ब्रिक का हेड क्वार्टर है वो चाइना के कहाँ पर है, शंघाई के अंदर है। तो आप ये बताओ ब्रिक के अंदर कितनी कंट्री होती है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्रिक है आखिर इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है और ये कब बनाया गया? तो यहाँ पर देखो, ब्रिक जो है ये डेवलपिंग नेशंस के द्वारा बनाया गया है। डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर है, ताकि वो भी डेवलपमेंट कंट्री में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। तो इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में क्या है, इंक्लूडेड है। और इनका काम क्या होगा कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारे के सारे प्रोटोकॉल तोड़ के ये आपस में क्या करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। और कहा गया सन 2050 तक ये चारों कंट्रियां मिलकर इतनी बड़ी हब बनने वाली हैं कि 2050 में अगर नाम होगा तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम होगा ब्रिक, ठीक है। तो चाइना और इंडिया, आप जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, और ये वर्ल्ड में सबसे एक डोमिनेंट सप्लायर के रूप में, गुड्स के रॉ मटेरियल के रूप में ये काम आती है। आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ हब ऑफ रॉ मटेरियल। इस वजह से जो ब्रिटेन यानी UK उसने इंडिया पर शासन किया, राज किया, और उसको रॉ मटेरियल की तरीके से यूज़ किया। चाइना के अंदर भी खूब सारे रॉ मटेरियल है, तो चाइना और इंडिया तो अपने रॉ मटेरियल को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है, और अपनी गुड्स और सर्विसेज को लेकर भी फेमस है। जबकि ब्राज़ील और रशिया जो है वो अपने सप्लायर और रॉ मटेरियल कुछ डोमिनेंट चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम सभी की अलायंसेस को मिला दें तो हर कंट्री अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने अपने कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर 4 कंट्रियों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब मैं आपको बताऊँ, जब ब्रिक्स को यहाँ पर साइन किया गया था तो ब्रिक्स की जो नींव है वो किस व्यक्ति ने रखी, उनका नाम है जिम ओ'नील। आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ। ये क्या है, ये रशिया के बहुत बड़े पब्लिशर थे, और इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा था कि अगर कोई भी कंट्री आगे बढ़ना चाहती है तो वो अकेले कभी भी नहीं बढ़ सकती है, उसको बहुत सारी अपनी ही जैसी कंट्रियों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और अलायंस में मिलकर एक कार्टेल बना के ही वो आगे बढ़ सकती है। इन्होंने ये बात बोली, और
और इस बात को लेकर जो रशिया है इसने इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया कि ब्रिक्स की सबसे पहली पहल जो है वो रशिया ने की, और इसने चाइना को, इंडिया को और ब्राज़ील को प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम 4 कंट्री मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट ड्रॉ करें जिसके अंदर व्यापार को बढ़ाया जा सके और इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ। तो ये थी यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो जो ब्रिक है इसको जो है 4 कंट्रियों ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया था। अब क्या हुआ, 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने कहा कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, और हम क्या चाहते हैं कि जैसे आप अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो वैसे ही हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो साउथ अफ्रीका को सन 2010 के अंदर हमने इसको शामिल कर लिया, और जैसे ही ब्रिक था उसमें एस और लगा दिया, ये बन गया ब्रिक्स। तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले ही क्या था, ब्रिक था, जिसमें सिर्फ 4 कंट्री आती थी। अब साउथ अफ्रीका को भी इसमें इंक्लूड कर लिया तो ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो अब आप बताओ टोटल ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्रीज है, तो आप क्या बोलोगे, 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये सारी कंट्री यहाँ पर हैं। अब क्या है, ये क्यों बनाया गया, ताकि हम कल को फ्यूचर में गुड्स की सप्लाई को बढ़ा सकें, हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें, और जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो पाए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए, और इन 5 कंट्रियों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके हम व्यापार को बढ़ा सके। आप देख सकते हैं नीचे ब्रिक्स का पूरा लोगो दे रखा है, जिसमें आपको फ्लैग्स देखने के लिए मिल जाएंगे हर कंट्री के। इसके बाद ये देखिए इनकी जो हेड पर्सन है, इनकी मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ लगाई हुई, जो भी जैसे जो ब्राज़ील है वो वाले सब देखो बिल्कुल राइट साइड में खड़े हैं, और जो सेकंड लास्ट कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे सेकंड लास्ट है वो है पुतिन, यानी ये हमारे रशिया के हैं, और बीच में जो खड़े हैं ये हमारे चाइना के हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड नंबर पे ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं इंडिया की तरफ से, और सबसे राइट हैंड साइड में जो है ये खड़े हैं आपके ब्राज़ील के। ठीक है, तो ये 5 के जो हेड हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और आपस में ये पता है कब की फोटोग्राफ है, जब ये मीटिंग में आए हुए थे तब की ये फोटोग्राफ है। अब जब से कोविड चल रहा है तब से मीटिंग तो वर्चुअल हो रही है, बट ये कोविड से पहले की फोटो है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, आखिर ब्रिक्स को बनाने के पीछे क्या रीज़न है। ऐसा तो नहीं खाली पीली उठकर बैठ के बना दिया होगा, इनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ये मार्केट एक्सेस को इन्हांस करना चाहते थे, ताकि मार्केट को इंटीग्रेट किया जा सके दूसरी की वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ। नंबर 2, ये प्रमोट करना चाहते थे म्यूचुअल ट्रेड को, जिसके थ्रू क्या होगा कि अगर किसी एक कंट्री के पास ट्रेड के रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ है और दूसरे के पास कोई दूसरी चीज़ है, तो एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने व्यापार को बढ़ा पाए। तीसरा, ये इन्हांस करना चाहते थे अपनी डाइवर्सिटी को, कि आप व्यापार सिर्फ एक ही चीज़ का मत करो, आप मल्टीपल चीज़ों का व्यापार करो, और ये डाइवर्सिटी तभी मिल पाएगी जब आपको अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जो आपकी कंट्री में नहीं अवेलेबल बट आपकी मेंबर कंट्री में अवेलेबल हो। तो आप मेंबर कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाओ, और पहले अगर आप 2 प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे, आप 3 का करो, 4 का करो, यानी डाइवर्सिफाई कर दो, उनको इतने सारे ऑप्शन दे दो कि आप इन चीज़ों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपनी मेंबर कंट्री के साथ कर सकते हो। नंबर 4, टू स्ट्रेंथ मैक्रो पॉलिसी कोऑर्डिनेटिंग एंड बिल्ड रिलायंस। अब इसमें क्या बोलोगे कि आपको जो भी पॉलिसीज बनानी है, अब सिर्फ आप अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज नहीं बनाओगे, बल्कि अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए बनाओगे। और याद रखना, पॉलिसीज बनाते टाइम आपका प्राइम मोटिव ये होना चाहिए कि आप सोल मोटिव के लिए काम नहीं करोगे। सर, सोल मोटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो सभी मेंबर कंट्रीज़ के बिहाफ पर होगा। यानी अगर आप ये सोचो कि हम कुछ ऐसा कर लें जिससे सिर्फ इंडिया को फ़ायदा पहुँचे बाकियों को ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ब्रिक्स में शामिल हो, इट मीन्स आप जो भी काम करोगे, जो भी एग्रीमेंट करोगे, वो सब इस तरीके से करोगे कि सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को भी उससे बेनिफिट कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से पहुँचे। 6 आपका टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज दैट ब्रिक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप कोई भी एग्रीमेंट किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ करोगे तो पहले आप ब्रिक्स से परमिशन लोगे, यानी उनसे एक एनओसी साइन करवाओगे और उनको बताओगे कि हम ले सकते हैं दूसरे एग्रीमेंट या नहीं ले सकते। तो ये आपस में डिस्कशन करेंगी और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या कोई मेंबर कंट्री किसी दूसरी नॉन मेंबर कंट्री से क्या किसी एग्रीमेंट के अंदर आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि उसके आ जाने से हमारी जो ब्रिक्स है उस पर कोई उसका इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो ये सारे कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वही सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। तो कुल मिला के आपने अभी तक क्या सीखा ये कि ब्रिक की जो शुरुआत है वो ब्रिक्स से हुई थी, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और आपका चाइना था। लेकिन बाद में 2010 के अंदर इसको साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेड को फैसिलिटेट करना और हर कंट्री की स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना और अपनी कंट्री को इंटीग्रेट कर देना ग्लोबल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब क्या हुआ, जो ब्रिक्स है, अब एक बात बताओ, चाइना अपने आप में कितनी बड़ी कंट्री है ना, सोचो इंडिया भी उतनी बड़ी कंट्री है, ये 2 कंट्री मिल जाए तो ये बहुत बड़ी कंट्री बन जाती है। सोच के देखो, हमने तो इसमें ब्राज़ील
ब्राज़ील को भी इंक्लूड कर लिया और साउथ अफ्रीका को भी और रशिया को भी। रशिया भी अपने आप में जियोग्राफिकल एरिया से देखिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी तो रशिया ही है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। इस तरीके से बड़ी बड़ी कंट्रीज तो हमने इंक्लूड कर ली इसके अंदर। तो सोच के देखो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे इनके। यस सर, बिल्कुल इनके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते होंगे। तो उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करने के लिए एक बैंक बनाया गया है, और इस बैंक में सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको पहुंचेगा? मेंबर कंट्रीज, यानी इन 5 मेंबर कंट्रीज को पहुंचेगा। और इनके द्वारा जो बैंक बनाएगी इसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम दिया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। क्या नाम दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया। ये जो एनडीबी बनाया गया इसको किस लिए बनाया गया था? ताकि ब्रिक्स के अंदर जो हम डेवलपमेंट कर सकें, ब्रिक्स में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए फंडिंग की जरूरत है, तो ये फंडिंग कौन प्रोवाइड करवाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करवाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए खोली गई थी। इनके एग्रीमेंट के तहत क्या है कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में पैसों की फंडिंग की ज़रूरत है तो ये गारंटीड आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ के साथ अगर आपको कोई कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टाइप की अदर एक्टिविटी या सर्विसेज में कोई असिस्टेंट चाहिए तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एनडीबी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसका मतलब सर, जो ब्रिक्स कोई भी एग्रीमेंट करता है और उसके लिए फंड्स की यानी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और अगर कंट्री के पास अपना खुद का पैसा नहीं है और कुछ डेफिसिट चल रहा है, तो क्या ऐसे में वो लोन ले सकती है एनडीबी से? यस, बिल्कुल ले सकती है। बेसिकली खोली ही इसीलिए गई है ताकि जितनी मेंबर कंट्रीज है उनको इसका क्या पहुंच सके? बेनिफिट पहुंच सके। बोलो मेरी बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? यस सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको जब स्टार्ट किया गया था तो इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? $100 बिलियन थी, जिसको इन्होंने टुकड़ों में बांटा। 1 मिलियन शेयर्स को लॉन्च किया गया था और एक शेयर की कीमत रखी गई थी 1 लाख रुपए। कितना? 1 मिलियन शेयर इशू किए गए थे और एक शेयर की कीमत कितनी थी? $1 लाख रखी गई थी। इनिशियली लेवल पे इसमें एनडीबी में सिर्फ $50 बिलियन का ही निवेश किया गया था, जिसको $10 बिलियन के अंदर डिवाइड किया गया था। फिर बाकी और भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वगैरह होती है। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि जो एनडीबी है इसको स्टार्टिंग में कितने से ऑथोराइज किया गया था? 100 बिलियन से किया था। सब्सक्राइब हमेशा उससे कम होता है ऑथोराइज से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो एनडीबी होता है उसका जो करंटली हेडक्वार्टर है वो ब्रिक्स टावर, ये जो आप देख रहे हैं ना फोटो, ये ब्रिक्स टावर है और ये कहाँ पर है? चाइना के शिंघाई में है। कहाँ पर है? चाइना के शिंघाई में। अच्छा सर, इसका मतलब ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी चाइना के शिंघाई में है और जो ये बैंक है वो भी वहीं पे है। अरे ये दोनों एक ही बिल्डिंग है, ये दोनों की दोनों एक ही बिल्डिंग है, कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। और ये चाइना के कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका शिंघाई के अंदर है, ठीक है। ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ब्रिक्स में जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सबमिट बोलते हैं। तो जो पहली सबमिट हुई थी वो 16 जून 2009 को हुई थी, जो कहाँ हुई थी? रशिया में। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया के प्रेसिडेंट उसको चेयर करेंगे। दूसरी मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल 2010 को, जिसको ब्राज़ील में किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्राज़ील के चेयरपर्सन यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने की होगी। थर्ड मीटिंग 14 अप्रैल 2011 को हुई थी चाइना के अंदर। चौथी मीटिंग 29 मार्च 2012 को इंडिया के अंदर हुई थी। पांचवी मीटिंग 26 से 27 मार्च तक चली थी 2013 साउथ अफ्रीका में। छठी मीटिंग 14 से 17 जुलाई को हुई थी 2014 के अंदर ब्राज़ील के अंदर। सातवीं मीटिंग 8 से 9 जुलाई 2015 के अंदर हुई थी रशिया के अंदर। आठवीं मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर 2016 को इंडिया के अंदर हुई थी, जिसको लीड किया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नाइन्थ मीटिंग 3 से 5 सितंबर 2017 को चाइना के अंदर हुई थी। शी जिनपिंग जो है उन्होंने इसको हेड किया था। 10वीं मीटिंग 25 से 27 जुलाई 2018 तक चली, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। 11वीं मीटिंग 13 से 14 नवंबर 2019 तक हुई थी, जिसको ब्राज़ील ने हेड किया था। और जो 12वीं मीटिंग है इसको ना 21 से 23 जुलाई को करना था, 21 से 23 जुलाई 2020 को करना था, लेकिन कोविड के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये मीटिंग 17 नवंबर 2020 को हुई थी, यानी 3-4 महीने बाद हुई थी। 17 नवंबर 2020 को हुई थी रशिया में। आपको ना याद करने वाली चीज़ पता है क्या है? सबसे पहली मीटिंग कब और कहाँ हुई थी, ये डेट याद कर लो। पहली मीटिंग 16 जून 2009 को हुई थी, वो भी कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी, ठीक है, इसको याद कर लो। दूसरा, इंडिया ने कितनी मीटिंग्स हेल्ड की हैं? इंडिया ने पहली मीटिंग चौथी मीटिंग हेल्ड की थी, और जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हेल्ड की थी, और दूसरी 8वीं मीटिंग इंडिया ने हेल्ड की है। और अभी लेटेस्ट मीटिंग जो 13वीं हुई है वो भी इंडिया के अंदर हुई है। यानी टोटल इंडिया ने 3 मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। देखो, पहली मीटिंग कब ऑर्गेनाइज की है? चौथी मीटिंग की थी सन 2012 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और दूसरी मीटिंग इंडिया ने कब हेल्ड की थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में। और इसके बाद दोबारा से यानी तीसरी मीटिंग जो 13वां सबमिट था वो कहाँ हुआ? भारत में हुआ, जिसको लीड चेयरपर्सन कौन थे उसके? नरेंद्र मोदी थे। और ये मीटिंग पूरी वर्चुअल वे में होती है। वर्चुअल क्यों थी? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो जाए, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट लोग ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है। तो इस कैंपेन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि अब हम मीटिंग भी क्या करेंगे? वर्चुअल फॉर्म में करेंगे। और ब्रिक्स की जो 13वीं सबमिट है वो अभी कुछ दिन पहले यानी 9 सितंबर 2021 को ही हुई थी।
9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, जो लोग हमारी हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हिंदू न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ाता हूँ हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, तो मैंने वहाँ डिस्कस किया था इसके बारे में कि ब्रिक्स की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे दूसरे चैनल को भी पैरेलली सब्सक्राइब कर लो, जिसमें करंट अफेयर और साथ के साथ हिंदू न्यूज़पेपर की डेली वीडियो डालते हैं, जिससे आपको समझ आए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका रियलिटी में क्या चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से तो आप देख पा रहे हैं ये सारी मीटिंग हुई ब्रिक्स की, ठीक है। तो इंडिया में जो मीटिंग है वो 2012 में हुई थी, 2016 में और 2021 में 3 मीटिंग हो चुकी है। अभी लेटेस्ट जो मीटिंग या सबमिट हुई है वो 13वीं सबमिट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस 13वें सबमिट के अंदर किन किन चीज़ों पर यहाँ पर खासा फोकस किया गया। तो यह नरेंद्र मोदी ने खासा फोकस किया था पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी को लेकर। अच्छा सर, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी को लेकर क्यों किया गया? जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाया गया था, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी अफगानिस्तान में आप जानते हो जैसे तालिबानी का कैप्चर था 1986 से लेकर 2001 तक तालिबानी ने ग्रुप ने कैप्चर किया था। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ था तो क्या हुआ था, 9/11 के अटैक में यूएसए की जो बिल्डिंग है उस पर अटैक हुआ था, तो यूएस ने अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय कर दी थी और वैसे ही तालिबान वहाँ से भाग गए थे। फिर अफगानिस्तान बकायदा चुनाव करवाए जाते हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर जो है अमेरिकन आर्मी ने पूरी मदद की। इवन अमेरिका ने खूब सारा पैसा अफगानिस्तान पर लगाया जिससे टेररिज्म को रिमूव किया जा सके। लेकिन बाद में 2021 होते ही जो 31 अगस्त 2021 है, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो आर्मी कूप्स हैं अमेरिका के, वो वापस ले लिए जाते हैं, तुरंत तालिबानी दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं और 15 अगस्त 2021 को तालिबान का वहाँ पर कब्जा हो जाता है काबुल के अंदर। यानी तालिबान में दोबारा सरकार वहाँ पर किसकी बनती है? पुरानी वही बनती है, टेररिस्ट वाली। अब एक बात बताओ, अब तालिबान में इतना बड़ा इशू चल रहा है, क्या इस इशू को लेकर मुद्दे उठेंगे नहीं उठेंगे? क्योंकि देखो, माने कि ब्रिक्स के अंदर अफगानिस्तान शामिल नहीं है, बट याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हम अफगानिस्तान के साथ भी जुड़े हुए, अफगानिस्तान की जैसे और कंट्रियाँ पाकिस्तान होगी, चाइना होगी, ये कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती हैं। तो चाइना, और क्योंकि चाइना इसका मेंबर है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको लेकर बातें उठानी पड़ेंगी। तो नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का इशू है तब से हर कंट्री में, हर अलायंस के अंदर, हर कार्टेल के अंदर इस बात को लेकर मुद्दे उठाए ही जाते हैं। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मुद्दे उठाए गए कि किस तरह से ब्रिक्स में जो बाकी कंट्रीज है उसमें स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को बढ़ाया जा सके, किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जा सके, किस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी को फार्म बिल के थ्रू या उनको सब्सिडी दे के बढ़ाया जा सके। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बातें की गई। और फिर तीसरा बात की गई थी कल्चर एंड पीपल और पीपल टू पीपल, कि किस तरह से जो कल्चर है हमारा, जो एंशिएंट कल्चर है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सके, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुद्दे किए गए। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आएगा दोस्तों कि ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर है, ये कब बनाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाने के पीछे क्या क्या चीज़ें, इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट है। ये साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर इसमें इंक्लूड हुआ, और ब्रिक्स में जो मीटिंग्स होती है उनको सबमिट बोलते हैं। और इंडिया ने अभी रिसेंटली जो सबमिट किया वो 13वीं सबमिट किया है, जो लेटेस्ट अभी डेटा के हिसाब से। बाकी कोई भी चेंज आता है तो वो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर बताते रहूँगा। इसलिए मेरा दूसरा चैनल जो है वो इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।